हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूर्यतप मतलब इंसोलेशन। क्या है सूर्यतप? तो सूर्यतप किसे कहते हैं? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को या सौरिक विकिरण को ही हम क्या कहते हैं? सूर्यतप कहते हैं। जो भी ऊष्मा ऊर्जा जो हमें धरातल पर प्राप्त होती है, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सूर्यतप कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होगी, सूर्यतप की जो परिभाषा होगी वो है सौरिक विकिरण से पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊर्जा को जो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होती है, सूर्यतप कहते हैं। सौरिक विकिरण से पृथ्वी की सतह पर जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सूर्यतप कहते हैं। या इसका एक और तरह से कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल द्वारा सूर्य की बाह्य सतह यानी कि फोटोस्फीयर से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को सूर्यतप कहते हैं। ठीक है, तो अब पहले तो हम देख लेते हैं कि सूर्य की संरचना कैसी होती है। मतलब जो सूर्य है, तो जो सूरज है इसका निर्माण 4 मंडलों से हुआ है। सूरज का निर्माण कितने मंडलों से हुआ है? 4 मंडलों से। उनमें से क्या क्या? एक कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फोटोस्फीयर किसे कहते हैं। तो सूर्य की जो बाहरी सतह होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। अब इसमें हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि फोटान किसे कहते हैं। तो सूर्य की 300 किलोमीटर मोटी बाहरी सतह यानी कि फोटोस्फीयर कितनी मोटी है? तो 300 किलोमीटर बाहरी सतह, ठीक है, से निकलने वाली जलती गैसों की ऊर्जा को फोटान कहते हैं। फोटोस्फीयर से जो भी जलती हुई गैसें बाहर निकलती है, गैसों की जो ऊर्जा निकलती है बाहर फोटोस्फीयर से, उसे क्या कहते हैं? फोटान। तो सौरिक ऊर्जा का विकिरण सौरिक ऊर्जा का जो विकिरण होता है वो सूर्य की बाहरी सतह यानी कि फोटोस्फीयर से होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सूर्य का निर्माण 4 मंडलों से हुआ है। सूर्य का निर्माण कितने मंडलों से हुआ है? सूर्य का निर्माण 4 मंडलों से हुआ है। पहला तो आता है कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। तो इसका सूर्य का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये है सूर्य, ये है सूर्य। अब इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे कोर कहते हैं सूर्य की आंतरिक सतह जो है, जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को कोर कहते हैं, वैसे ही सूर्य के भी आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? कोर। तो ये जो आंतरिक भाग हो गया, सबसे अंदर का जो भाग हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? कोर। ठीक है, अब इसके बाद में इसका जो बाहरी लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। और इसका जो बाहरी सतह होता है, इस सतह को हम क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो बाहर का जो पूरा सतह होता है, इसे हम क्या कहते हैं? कोरोना। ठीक है, अब देखिए ये जो फोटोस्फीयर है, तो फोटोस्फीयर में कुछ अंधेरे और कुछ ठंडे और अंधेरे भाग भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से कुछ अंधेरा अंधेरा सा भाग होता है, ये कहीं कहीं पे होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सौर कलंक। और ये सौर कलंक कहाँ पाए जाते हैं? तो फोटोस्फीयर में भी सौर कलंक पाए जाते हैं। तो ये तो था सूरज का स्ट्रक्चर। हालांकि हमें इसे पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड आते हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि इसे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इस वजह से मैंने आप लोगों को ये बताया कि सूर्य का जो सन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो सूरज जो है, सूरज का निर्माण 4 मंडलों से हुआ है। सबसे पहले आता है कोर, जो सूरज का सबसे आंतरिक भाग होता है उसको कहते हैं कोर। उसके बाद आता है फोटोस्फीयर। उसके बाद का जो बाहरी लेयर होता है उसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। और जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है यानी कि ये जो पूरा घिरावा होता है, इसे कहते हैं कोरोना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ग्रैन्यूल किसे कहते हैं। ये सब सूर्य के बारे में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं।
तो ग्रैन्यूल किसे कहते हैं? तो फोटोस्फीयर की सतह समान मोटी वाली ना होकर असमान, कहीं कहीं पे फोटोस्फीयर की मोटाई जो है वो ज़्यादा है, कहीं पे कम है। और इस मोटाई में क्या होता है कि अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित क्षेत्र पाए जाते हैं और इन प्रकाशित क्षेत्रों को कहते हैं ग्रैन्यूल। अब सौर कलंक किसे कहते हैं? तो फोटोस्फीयर में ठंडे और अंधेरे भागों को क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। क्योंकि ये अंधेरा होता है तो ये काला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कलंक कहते हैं। तो ये सौर कलंक हुआ। ठीक है, अब फैकुला किसे कहते हैं? तो फोटोस्फीयर में गर्म एवं प्रकाशित भाग भी होते हैं। ठीक है, अगर फोटोस्फीयर में ठंडे और अंधेरे भाग है तो गर्म और प्रकाशित भाग भी होते हैं, तो उन गर्म और प्रकाशित भागों को कहते हैं फैकुला। ठीक है, फोटोस्फीयर में गर्म और प्रकाशित भाग को क्या कहते हैं? फैकुला। अब हम कुछ और भी देख लेते हैं कि क्रोमोस्फीयर किसे कहते हैं। तो सूर्य से लगभग 1 मिलियन किलोमीटर दूर, सूर्य से लगभग 1 मिलियन किलोमीटर दूर चारों ओर जलती गैसों की परत पाई जाती है। फोटोस्फीयर के चारों ओर जलती गैसों की परत पाई जाती है, उस परत को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कोरोना। सौरिक वायुमंडल के सबसे बाहरी मंडल को क्या कहते हैं? कोरोना। जो सौरिक वायुमंडल है, जैसे कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, वैसे ही सूरज का भी वायुमंडल है। तो सूरज के वायुमंडल का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? कोरोना। ठीक है, अब देख लेते हैं सौरिक पवन किसे कहते हैं। फोटोस्फीयर से निकले इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की धारा जो क्रोमोस्फीयर एवं और कोरोना में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? सौरिक पवन कहते हैं। कहाँ प्रवाहित होती है ये? तो क्रोमोस्फीयर और कोरोना में प्रवाहित होती है, इसे क्या कहते हैं? सौरिक पवन कहते हैं। उसके बाद आता है सोलर फ्लेयर किसे कहते हैं। कभी कभी जलती तप्त गैसों का अचानक विस्फोट हो जाता है। ठीक है, उस विस्फोट को क्या कहते हैं? सोलर फ्लेयर कहते हैं। अब मेन टॉपिक पे हम आते हैं कि सूर्यतप का वितरण, सूर्यतप का फैलाव कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो सूर्यतप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर जो भी प्राप्त होते सौरिक विकिरण जो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है या पृथ्वी के वायुमंडल पर जो प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? सूर्यतप कहते हैं। तो सूर्यतप का जो सर्वाधिक मात्रा होता है वो हमें भूमध्य रेखा के पास प्राप्त होती है या भूमध्य रेखा में ही प्राप्त होती है। भूमध्य रेखा में जो सूर्य की किरणें हैं वो लगभग लंबवत ही रहती है। सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा में क्या होती है? लंबवत ही रहती है। और सूर्य की स्थिति यानी कि उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण क्या होता है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर सूर्य की स्थिति, जो सूर्य की जो किरणें होती है वो दोनों ओर खिसकती है। मतलब कि कभी क्या होता है कि मकर रेखा में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो कभी कर्क रेखा में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। ये होता है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के कारण। ध्रुवों पर भूमध्य रेखा में जितना हमें सूर्यतप प्राप्त होता है, भूमध्य रेखा में जितना भी हमें सूर्यतप प्राप्त हुआ उसका सिर्फ 40% ही हमें कहाँ ध्रुवों में प्राप्त हो पाता है सूर्यतप। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वायुमंडल के रास्ते में सौरिक विकिरण का बहुत बड़ा एक हिस्सा प्रकीर्णन, प्रत्यावर्तन और अवशोषण होता है। ये क्या होता है कि इसमें बहुत से जो सौरिक विकिरण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है कि वायुमंडल में स्थित बहुत से कणिकीय पदार्थ होते हैं और कुछ गैसों के अणु भी पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इनसे सूर्य की जो किरणें होती है ये जब टकराती है, सौरिक विकिरण जो होते हैं वो टकराती है तो वो कुछ भागों में विभिन्न दिशाओं में विसरण उनका हो जाता है, वो बिखर जाती है। ठीक है, जब उनका टकराव होता है कणों से, धूल कणों से, गैसों के अणुओं से, तो वो क्या होती है? फैल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। प्रत्यावर्तन किसे कहते हैं कि जो सौरिक विकिरण पृथ्वी की सतह पर आती है तो वो शून्य में ही जब वापस लौट जाती है बिना कुछ किए, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन कहते हैं। उसके बाद आता है अवशोषण। तो अवशोषण क्या होता है कि जब सौरिक विकिरण जो है वो पृथ्वी की सतह पर आने लगती है तो क्या होता है कि कुछ मात्रा जो होती है सौरिक विकिरण की कुछ मात्रा जो होती है वो
बादलों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, कुछ ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस तरह से क्या होता है कि बहुत सी जो सौरिक विकिरण होती है वो नष्ट हो जाती है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सकल सूर्यतप में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जो भी सूर्यतप भूमध्य रेखा पर हमें प्राप्त होती है तो उसके कंपैरिजन में हमें ध्रुवों पर कम सूर्यतप प्राप्त होता है, ठीक है। और ये घटती जाती है क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वो पृथ्वी पर तिरछी पड़ती है। इस वजह से क्या होता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यतप की मात्रा जो होती है वो घटती जाती है। इसका रीज़न यही है। अब देखिए पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य की लंबवत स्थितियाँ होती है। तो ये स्थिति जो होती है 21 मार्च को जो सूर्य की किरणें होती है वो 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। फिर 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती है वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। फिर 23 दिसंबर को फिर से भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। उसके बाद 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और फिर 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो ये एक चक्कर लगता है और ये जो होता है ये एक वर्ष में कंप्लीट होता है। तो ये जो चक्कर सूर्य का एक वर्ष में कंप्लीट होता है इसे हम क्या कहते हैं, एक सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है। एक सौर वर्ष किसे कहते हैं, तो पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में प्राप्त किया गया सौर विकिरण, ठीक है। पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में प्राप्त किया गया सौर विकिरण को हम क्या कहते हैं, एक सौर वर्ष। एक सौर वर्ष में सूर्य भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ये एक बार 21 मार्च में यहाँ पर लंबवत पड़ती है और फिर यहाँ जब एक साल हो जाता है तो फिर से ये एक बार 21 मार्च को फिर से ये यहाँ पे भूमध्य रेखा को पार करती है। तो ये 2 बार, एक वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें जो होती है वो भूमध्य रेखा को पार करती है। उसके बाद एक सूर्यतप के 3 स्पष्ट मंडल होते हैं, ठीक है, जिनमें होता है निम्न अक्षांशीय या अयनवर्ती मंडल जिसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, दूसरा होता है मिडिल लैटिट्यूड जोन और तीसरा होता है पोलर जोन, ठीक है। हिंदी में बता दे तो निम्न अक्षांशीय अयनवर्ती जोन, अयनवर्ती, मध्यम अक्षांशीय मंडल और ध्रुवीय मंडल। तो ये जो निम्न अक्षांशीय अयनवर्ती मंडल जो होता है ये 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक स्थान पर जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती है और ये किस लिए होता है, तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण ऐसा होता है कि सूर्य की जो किरणें होती है वो वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती है। प्रत्येक वर्ष में 2 बार अधिकतम सूर्यतप प्राप्त होता है और प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 2 बार अधिकतम सूर्यतप प्राप्त होता है और 2 बार न्यूनतम सूर्यतप प्राप्त होता है। वर्ष भर अधिक सूर्यतप प्राप्त होता है। इस स्थान पर जो होता है 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में जो होता है वर्ष में अधिक सूर्यतप प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर रीज़न ये है कि वर्ष भर जो सूर्यतप है वो लगभग लंबवत पड़ती है। मध्यम अक्षांशीय मंडल क्या होता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाया जाता है और इधर 23.5 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में ये पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक स्थान में एक बार अधिकतम सूर्यतप प्राप्त होता है और एक बार न्यूनतम सूर्यतप प्राप्त होता है। वर्ष के किसी भी समय में सूर्य जो होते हैं वो अनुपस्थित नहीं होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं ध्रुवीय मंडल। तो ध्रुवीय मंडल जो होता है ये 60 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ तक होता है और ये 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक होता है। तो इसमें क्या होता है कि वर्ष में एक बार, प्रत्येक स्थान में क्या होता है कि वर्ष में एक बार अधिकतम सूर्यतप प्राप्त होता है और एक बार न्यूनतम सूर्यतप प्राप्त होता है। और वर्ष में कुछ समय सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें जो होती है किरणों का अभाव होता है। कभी कभी सूर्यतप जो होती है शून्य होती है, मतलब कि नहीं पड़ती। यह भूमध्य रेखा का केवल 40% ही सूर्यतप प्राप्त होता है।
मतलब भूमध्य रेखा में जितनी किरणें प्राप्त हो रही, जितना सूर्यताप हमें प्राप्त हो रहा है उसका केवल 40% ही हमें ध्रुवीय मंडलों में प्राप्त होगा। अब हम देख लेते हैं सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कि सूर्यताप का जो वितरण होता है, जो फैलाव होता है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे कारक है जो उनको प्रभावित करते हैं। सबसे पहला तो आता है कि सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। जो सूर्य की किरणें होती है वो लंबवत नहीं पड़ती है कि ध्रुवों पर इसका जो सूर्य की किरणें जो होती है वो तिरछी पड़ जाती है, जबकि भूमध्य रेखा पर बिल्कुल लंबवत पड़ती, बिल्कुल सीधी पड़ती। तो इस कारण क्या होता है कि ध्रुवों पर जो सूर्यताप होता है वो कम प्राप्त होता है और विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर सूर्यताप जो होता है वो लंबवत प्राप्त, सूर्यताप जो होता है वो अधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है दिन की अवधि। दिन की अवधि में क्या होता है कि देखिए, हर जगह पृथ्वी में हर जगह जो दिन की अवधि है वो समान नहीं होती है, ठीक है। तो ये समान नहीं होने का रीज़न ये है कि जो पृथ्वी है वो अपनी कक्षा पर 66.5 डिग्री कोण बनाती हुई लगभग 24 घंटे में अपना एक परिक्रमा पूरा करती है, ठीक है, और साथ में सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। भूमध्य रेखा में जो दिन होता है, भूमध्य रेखा में जो दिन का समय होता है वो 12 घंटे का होता है। सूर्य की जो किरणें होती है, सूर्य की उत्तरायण स्थिति के समय, जब सूर्य उत्तरायण स्थिति के समय जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर होता है, और दक्षिणायन के समय क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है वो मकर रेखा में होती है। तो जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन की जो अवधि होती है वो बढ़ जाती है, मतलब दिन जो होता है वो लंबा होने लगता है और रातें छोटी हो जाती है। जबकि दक्षिणायन में जब होता है तो उत्तर की ओर दिन छोटा होने लगता है और रात लंबी होने लगती है। ध्रुवों में जो होता है वो दिन 6 महीने का दिन होने लगता है। जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है तब ध्रुवों पर दिन की जो अवधि होती है वो 6 महीने की हो जाती है, लेकिन जबकि दक्षिणायन की स्थिति में होता है तो ध्रुवों पर उत्तरी ध्रुव में रात जो होता है वो 6 महीने का होता है। 6 महीने का मतलब लगातार वहाँ 6 महीने तक रात होती है और लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। लगातार सूरज की जो किरणें हैं वो 6 महीने तक वहाँ पड़ती है। सिर्फ 21 मार्च और 23 दिसंबर को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि दोनों 12-12 घंटे का होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। वर्ष में सिर्फ 2 बार। अक्षांश है और दिन की अवधि है, तो 0 डिग्री अक्षांश में जो दिन की अवधि होती है वो 12 घंटे की दिन की अवधि होती है। 17 डिग्री अक्षांश में 17 डिग्री अक्षांश में 13 घंटा का दिन होता है। 41 डिग्री अक्षांश में 15 घंटे का दिन होता है। 49 डिग्री अक्षांश में 15 घंटे का दिन होता है। 63 डिग्री अक्षांश में 20 घंटे का दिन होता है। 66 डिग्री अक्षांश में 24 घंटे का दिन होता है। 67 डिग्री और 21 मिनट अक्षांश में 1 महीने का दिन होता है, मतलब 1 महीना लगातार सूरज की किरणें वहाँ पड़ती हैं। 70 डिग्री 11 मिनट अक्षांश में 4 महीने का दिन होता है, जबकि 90 डिग्री अक्षांश में 6 महीने का दिन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पृथ्वी से सूर्य की दूरी की। पृथ्वी से सूर्य की दूरी के अनुसार भी क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती है उनको वो प्रभावित होती है, उनका जो वितरण होता है वो प्रभावित होता है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, तो पृथ्वी का कक्ष कैसा है, तो अंडाकार है। तो एक बार जो होती है पृथ्वी वो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक चली जाती है और एक बार पृथ्वी जो है वो सूर्य से बहुत दूर चली जाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर, और जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तब हम उसे कहते हैं अपसौर। और ये जो उपसौर की जो स्थिति है ये 3 जनवरी को होती है। उपसौर की स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को होती है, जबकि अपसौर की स्थिति जो होती है वो 4 जुलाई को होती है। अपसौर की स्थिति जो होती है वो 4 जुलाई को होती है, यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूरज से बहुत दूर में होता है और 4 जुलाई को पृथ्वी जो है वो सूरज के बहुत करीब होता है। ये उपसौर और अपसौर क्या होता है कि पृथ्वी
जब सूर्य से पृथ्वी जब बहुत दूर चली जाती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अपसौर। उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को, अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। नेक्स्ट आता है हमारा सौर कलंक। की सौर कलंक क्या होता है कि सूर्य की बाह्य सतह यानी कि फोटोस्फीयर में गहरे रंग के शीतल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। और ये जो सौर कलंक है ये चारों तरफ से क्रोमोस्फीयर से घिरा हुआ है। सूर्य के आंतरिक भाग में जो विस्फोट होता है तो उसके कारण ये क्या होता है कि सौर कलंक का निर्माण होता है। इसको सौर कलंक क्रिया भी कहते हैं। तो ये जो सौर कलंक होता है इसकी जो संख्या है ये घटती बढ़ती रहती है। और ये इसका जो पूरा एक चक्कर होता है ये 11 वर्षों में, इसका पूरा जो एक चक्कर होता है वो 11 वर्ष में कंप्लीट होता है। ठीक है, 5.5 वर्ष में जो अधिकतम सौर कलंक होता है वो घटने लगता है। 5.5 डिग्री 5.5 वर्षों में ये घटता है। देखिए अब सौर कलंक कैसे होता है कि जब विस्फोट होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ क्षेत्र में काला बहुत सा क्षेत्र जो होता है वो अंधेरा और शीतल हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक की क्रिया जब बढ़ती है, मतलब जब सौर कलंकों का निर्माण होता है, बहुत ज़्यादा विस्फोट होने लगता है तो सूर्य से जो विकिरण में वृद्धि हो जाती है और धरातल पर प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा भी बढ़ जाती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब सौर कलंक की संख्या घटने लगती है यानी कि सौर कलंक क्रिया कम होने लगती है तब क्या होता है कि सूर्य की सतह से ऊर्जा का उत्सर्जन भी कम हो जाता है और जिस वजह से क्या होता है कि धरातल पर जो सूर्य तप की मात्रा होती है वो कम प्राप्त होने लगती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है वायुमंडल का प्रभाव। तो वायुमंडल में जब सूर्य की किरणें प्रवेश करती है तब बहुत सी रुकावट पड़ती है। तो उसमें क्या आता है, प्रकीर्णन, प्रत्यावर्तन और शोषण आदि ये सब आते हैं। तो देखिए प्रकीर्णन किसको कहते हैं, तो प्रकीर्णन होता है, पहले मैंने आप लोगों को बताया कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। सूर्य की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में बहुत से धूलकण भी होते हैं और गैसों के अणु भी होते हैं। तो जब उससे सूर्य की जो किरणें होती है, सौरिक विकिरण जब उससे टकराती है तो वो बिखर जाती है जिसकी वजह से उसका फैलाव हो जाता है। प्रत्यावर्तन क्या होता है कि कुछ किरणें जो होती है वो शून्य में वापस लौट जाती है, धरातल पर आती है पर शून्य में वापस लौट जाती है। उस स्थिति इससे प्रत्यावर्तन को हम अल्बीडो भी कहते हैं। प्रत्यावर्तन को हम क्या कहते हैं, अल्बीडो भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है अवशोषण। प्रवेशी विकिरण ऊर्जा के कुछ भाग जो होते हैं वो किसी तत्व या वस्तु के द्वारा क्या होता है कि उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, और अवशोषण की जो ये क्रिया होती है वो जल, वाष्प और बहुत सी गैसेस जैसे कि मुख्य रूप से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ओजोन और धुआं या धूलकण, इन सभी के द्वारा ये जो सौरिक विकिरण जो होते हैं वो अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न यही था। अब कल, क्योंकि देखिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है इसलिए हम कल पढ़ेंगे ऊष्मा बजट क्या होता है। ठीक है, ऊष्मा बजट के बारे में हम कल पढ़ेंगे और हमारा नया टॉपिक होगा। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।